हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन में। और आज का करंट अफेयर्स थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आया है, पढ़िए अच्छे से और एग्जाम दीजिए, एग्जाम की तैयारी करिए। तो आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं किससे? हैप्पी मदर्स डे से। तो हैप्पी मदर्स डे, जितनी भी माएँ हैं उनको हैप्पी मदर्स डे। और इसके बारे में क्या, यह कब मनाया जाता है अगर बात की जाए तो मई जब आता है ना, तो मई के हर दूसरे रविवार को हैप्पी मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तब आपका मई महीना आया, उसका जो भी दूसरा रविवार पड़ेगा उस दिन हैप्पी मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार कब पड़ा ये? 12 मई को। 12 मई को हैप्पी मदर्स डे पड़ा है। और इसमें क्या है, तभी मतलब बेसिकली ये देखिए किस लिए मनाया जाता है। कोई भी दिन जब मनाया जाता है तो वो दिन क्या होता है, उसको समर्पित होता है बेसिकली। तो इसीलिए यह भी दिवस क्या इसीलिए मनाया जाता है, जो माओ के क्या प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने का एक विशेष अवसर होता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि माताएं हमें अपने हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमारे प्रति कृतज्ञता कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, मतलब उनके प्रति हमारी कृतज्ञता कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। तो ये था क्या, पहला मातृ दिवस यानी हैप्पी मदर्स डे, 12 मई, यानी कि दूसरा रविवार मई महीने का। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। देश की औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार सुस्त हुई। सुस्त हुई का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मर गई है एकदम, ये ऐसा कुछ नहीं है। एक ही महीने की बात कर रहा है यहाँ पे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कर रहा है। ये अगर आप देखोगे तो अगर फरवरी महीने में देखोगे तो ये कितनी थी, 5.6% थी। लेकिन अगर अभी की बात कर रहा है मासिक के हिसाब से तो ये 4.9% चाहिए, बस इतना ही आया है। लेकिन अगर आप पूरे वित्त वर्ष की बात करोगे तो ये 5.2% थी, ठीक है। और पहले कितनी थी? 5.8%। तो उतनी कोई खास धीमी नहीं हुई है, ये उसी की बात कर रहा है। तो मार्च 2023 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की जो दर है उसमें 1.9% थी, ठीक है। मतलब पहले से इतना 1.9% का अंतर डिफरेंस आया है। तो जो भी है वो सुस्त हुई है, वो सिर्फ मासिक उसकी बात कर रहा है, मतलब मंथली की बात कर रहा है। लेकिन आप पूरे वित्त वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर देखोगे तो वो 5.8% रही है, जो पिछले वर्ष थी 5.2%। तो देखा जाए तो इसमें तो बढ़ावा ही हुआ है ना। ये तो फरवरी और मार्च की बात कर रहा है जिसमें कमी आई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात हो रही है थॉमस कुक की। देखिए थॉमस कुक इंडिया एक कंपनी है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ट्रैवल कंपनी है, मतलब कि अगर हम बात करें तो 1869 या 1866 से ये कंपनी ट्रैवल कराती है लोगों को। जैसे ये आजकल कंपनीज नहीं है, मेक माई ट्रिप हो गई आपकी, यात्रा.com हो गई, बुकिंग्स.com, ये सब जो है ये आपके पैकेज बनाती है आईआरसीटीसी। लेकिन ये थॉमस कुक क्या है, ये ब्रिटिश के टाइम से थी, काफी पहले की कंपनी है, 1866 या 1861 के आसपास की ये ट्रैवल कंपनी है। लेकिन इसने अभी जो भी ये जो आपका करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें जो भी किया है उसने क्या किया है, ये ट्रैवल से रिलेटेड नहीं है। ये क्या है, ये टीसी पे की बात कर रहा है। टीसी पे क्या है? टीसी पे ग्राहकों को क्या कर पाएगा, जो भी इनके ग्राहक हैं वो 24x7 क्या कर पाएंगे, रेमिटेंस का आनंद आसानी और कुशलता से उठा पाएंगे। रेमिटेंस का आनंद कैसे? कि सपोज उनको अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर करना है इधर उधर, तो वह इजिली इनके थ्रू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक क्या था, मतलब सिर्फ नेशनली कर पाते थे हमारे देश में, लेकिन अभी इंटरनेशनल भी यह टीसी पे की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। टीसी पे इन्होंने लॉन्च किया है, उसी के बारे में थॉमस कुक इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात हो रही भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल संजय भल्ला जी को नियुक्त किया गया है भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में। वह क्या थे, पिछले वर्ष 35 वर्षों से देश की सेवा कर रहे थे। कितने? 35 वर्षों से। और 10 मई को क्या, भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख का कार्यभार उन्होंने वाइस एडमिरल संजय भल्ला जी ने संभाला, उनको दे दिया गया, ठीक है। और 35 वर्षों की करियर की अगर बात करें तो उन्होंने जल तट दोनों पर कई विशेषज्ञ कर्मचारी और परिचालन नियुक्तियों की तरह कार्य किया है, ठीक है। मतलब जो जल में भी कार्य किया है और तट पे भी कार्य किया है उन्होंने, ठीक है। इतना समझ आ गया। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं, आगे बात हो रही है किसकी? केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक क्या रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट इन द सेंस एक आंकड़ा आया है
उस आंकड़े की बात करें अगर तो 2023-24 के कुल कितने 238 देशों की बात हो रही है। उसमें से 115 देशों में भारत के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब कि भारत का जो निर्यात हुआ है 115 देशों से, उसमें क्या हुआ है, पॉजिटिविटी, मतलब एक वृद्धि हुई है पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो उसमें से देश कौन कौन से, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमीरात, नीदरलैंड, चीन, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, सिंगापुर, बांग्लादेश, जर्मनी, इटली के ये प्रमुख क्या है, निर्यात बाजारों में निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। और जिसमें से क्या 229 देशों में से 124 देशों में ये आयात में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो कितने में वृद्धि दर्ज की गई है, 115 देशों में क्या है, वृद्धि दर्ज की गई है, सकारात्मक वृद्धि, और 124 देशों से, सॉरी, गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, टोटल 238 देशों में से। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे देखते हैं, ये 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार है। आगे बात हो रही है, आगे किन की बात हो रही है, आगे वैश्विक स्तर पर जो आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है ना, उस आतंकवाद के मुकाबला करने के लिए भारत ने क्या किया है, $5 लाख का योगदान दिया है। योगदान किसको दिया है, योगदान दिया है संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। मतलब एक संघ बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र का, जो वो टेररिज्म को काउंटर करता है। ठीक है, तो उनको $5 लाख का योगदान दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत कौन है, हमारी रुचिरा कंबोज जी। इन्होंने क्या 7 मई को भारत आतंकवाद विरोधी संस्था के प्रयासों को बल दिया है, और इसको जो भी संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फॉर काउंटर टेररिज्म को कितना $500 मिलियन का स्वैच्छिक योगदान भी दिया है, इन्होंने भी योगदान दिया है। जिसमें किसने, यूएनओटीसी के अपर सचिव हैं व्लादिमीर वोरोंकोव को सौंपा है। किसको, ये इनका नाम है, इन्हीं को यह दिया गया है, ये अपर सचिव है इसके संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय के। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। मेन आपको भारत का याद रखना है, और राजदूत कौन है ये याद रखना है आपको। मेन 3-4 चीजें यही है, और ये नाम याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात हो रही है जेटा की। जेटा क्या किया है, देखिए जेटा में, तो जेटा ने जो भी अत्याधुनिक आजकल बैंकिंग चल रही है उसके क्षेत्र में जेटा ने क्या किया है, डेमोक्रेटाइजिंग क्रेडिट 2024 में एक सेवा की पेशकश के रूप में अपने डिजिटल क्रेडिट का अनावरण किया है। डिजिटल क्रेडिट का मतलब कि कुछ हम बैलेंस क्रेडिट के रूप में किसी को दे देते हैं, वो उसको यूज करता है, उसके बाद वो उसको अगले महीने पे कर देता है, वैसा करके होता है कि, तो मतलब उसी का इसने क्या किया है, इसी को लॉन्च किया है। कैसा, डिजिटल रूप में, कि डिजिटली, जैसे कि आप किसी चीज का कोई ऐप है, उसमें आपको डिजिटली इतना रुपया दे दिया गया, आप उसको यूज करो, बाद में उसको पे करो, जैसे कि और भी कई सारी कंपनी कर रही है। ठीक है, वैसे ही डेटा का समाधान बैंकों के लिए क्रेडिट जारी करना और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। मतलब कि अब जैसे इसका इसका टाई अप हुआ किसी एक बैंक के साथ, सपोज इसका टाई अप किसी एक बैंक के साथ हुआ। अब बैंक डायरेक्ट क्रेडिट नहीं दे रही है, ये क्या कर रहा है, ये बैंक का क्रेडिट ले रहा है, और क्रेडिट किसी को दे रहा है, वो पे करके अपनी छोटी सी फीस लेके बैंक को वो पैसा वापस कर दे रहा है। तो बैंक का भी फायदा हो रहा है और इसका भी फायदा हो रहा है, तो इस तरीके से यह काम करेगा। आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है किसकी, नागालैंड में क्या कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का एक महत्व, गहरा महत्व है। ठीक है, जो जापान की क्या सरकार और जापानी जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी है नागालैंड की सरकार के बीच में सहयोगी प्रयासों का जश्न मनाती है। ठीक है, तो यही इसी ने इन्होंने ये सेलिब्रेट किया है इसका, तो उसी बारे में ये है। तो इन परियोजनाओं का उद्घाटन न केवल ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक है, बल्कि इसका शांति, सुलह, शैक्षिक मूल्य का प्रतीक है। ठीक है, तो ये भी जो स्मारक बने हैं नागालैंड में, कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क, तो इनके बारे में बात हो रही है। इसी का इन्होंने क्या किया है, आपस में मिलके एक जश्न मनाया है छोटा सा, क्योंकि ये इनका काफी यहाँ पर महत्व है। ओके, इसमें ज्यादा ऐसा कुछ था नहीं, इतना ही है इसमें। आगे देखते हैं। आगे भारतीय तट रक्षक आईसीजी को एक अग्रणी उद्योग समूह, इसका नाम लिया जा रहा है हिंडल्को इंडस्ट्रीज का।
के साथ क्या जहाज निर्माण के लिए क्या देसी मरीन ग्रेड एल्युमिनियम की विनिर्माण आपूर्ति का बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। मतलब कि जो आपकी ये है और क्या है हिंडेल्को इंडस्ट्रीज है, इन्होंने मिलकर क्या किया है कि हम भैया जहाज बनाएंगे, उसमें ये मरीन से रिलेटेड जो भी एल्युमिनियम की जरूरत पड़ेगी उसकी आपूर्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिल के काम करेंगे जिससे अच्छे जहाज बन सके और आगे काम हो सके। बेसिकली ये बात हो रही है। तो इसी पे एमओयू यानी कि एक समझौता के तौर पे एक पेपर नहीं होता जिसमें साइन होते हैं ऐसे करके कि हाँ भाई हो गया समझौता, तो उसी को जारी करके इन्होंने इस पर काम करने के लिए आगे साथ हस्ताक्षर किए हैं इस पे। ठीक है, तो किसने, भारतीय तटरक्षक और किसने, हिंडल्को इंडस्ट्रीज ने मिलकर इस पर काम किया है, एल्युमिनियम का विनिर्माण और देश पे जहाजों को बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे किसकी बात हो रही है, भारत में क्या 11 मई को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है हर 11 मई को प्रतिवर्ष। और ये स्टार्ट कब से हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1998 में, जब पोखरण की सफल परमाणु परीक्षण हुआ था ना, उसके बाद से यह दिन मनाने लगे हैं। मतलब कि यह एक उपलब्धि थी हमारे देश के लिए, इंजीनियर्स के लिए, वैज्ञानिकों के लिए। तो उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए, उनकी एक देश में पहचान बनाने के लिए क्या ये इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 11 मई को, किसके रूप में, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में। और ये पहली बार पोखरण में जो सफल परीक्षण हुआ था परमाणु का, उसके लिए मनाया गया था 1998 में। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको सेलिब्रेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बात हो रही है रूसी राष्ट्रपति जी की, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बात हो रही है। तो पुतिन ने क्या किया है, मिखाइल मिशुस्तिन को क्या किया है, रूस के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। ठीक है, तो रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, इतना समझ आ गया, इसमें और कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, और बस इतना आपको पता होना चाहिए कि किसको नियुक्त किया है पुतिन ने। ओके, और ये भी पता होना चाहिए कि वो 5वें राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने के मतलब कर चुके हैं, बात कानूनी प्रक्रिया के तहत ये फैसला लिया है। मतलब 5वें राष्ट्रपति वहां के बन गए हैं पुतिन जी। अब आगे देखते हैं, न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कौन, ये आपने नाम सुना होगा बहुत, कॉलिन मुनरो। कॉलिन मुनरो ने क्या किया है, T20 विश्व कप के लिए अनदेखी के बाद क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने क्या कर लिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है कि भाई हम नहीं खेलना है, हमको तुम भाव नहीं दे रहे हो, तो ऐसा करके उन्होंने इससे संन्यास ले लिया है। यह निर्णय एक ऐसे युग का अंत दर्शाता है जब इस खिलाड़ी ने दुनिया में सबसे विनाशकारी T20 बैटिंग और बैटर बनाया था। ओके, समझ आ गया। तो कॉलिन मुन्रो ने इसका संन्यास की घोषणा कर दी है, न्यूजीलैंड के हैं टॉप ऑर्डर बल्लेबाज। चले आगे बढ़ते हैं। आगे बात हो रही है किसकी, चार्ड की। चार्ड क्या है, एक साउथ अफ्रीका की कंट्री का, हाँ साउथ अफ्रीका की कंट्री है, हाँ, के सैन्य तानाशाह और अंतरिम राष्ट्रपति महानत इद्रिसी देवो इटलो ने क्या किया है, 6 मई 2024 हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली। किसने जीत हासिल करी है, इद्रिस देवी इट्नो। क्या, इद्रिस देवी इट्नो ने 6 मई को 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। और 10 मई 2024 को राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन एजेंसी द्वारा घोषित एक अनंतिम परिणाम के दौरान देवी ने के शासन को 6 साल के लिए और बढ़ाने को तैयार है। कितना, 6 साल के लिए और बढ़ाने को लिए रेडी है। ठीक है, तो आपको ये मेन पॉइंट ये याद रखना है, इनका नाम क्या है, 6 मई को हुआ है। ओके, और 10 मई को क्या हुआ था, ये चुनाव प्रबंधन एजेंसी ने इसको बढ़ाने की घोषणा करी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आरबीआई ने क्या किया है, आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, किसको, आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है आरबीआई ने। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे देखते हैं।
आगे बात हो रही है किसकी, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, जो मतलब कि वो जो प्रवासी पक्षी नहीं होते हैं जो एक मौसम के दौरान आते हैं फिर चले जाते हैं मौसम खत्म होने का, उनके दिन की बात हो रही है। इसका उद्देश्य क्या है कि इन प्रवासी पक्षियों को आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इस वर्ष यह कब पड़ रहा है, 2 तिथियों को मनाया जा रहा है। कब कब, कल और आज, यानी कि 11 मई और 12 मई को यह सेलिब्रेट किया जाएगा। जो कहाँ, विभिन्न गोलार्धों में पक्षी प्रवास के चक्रीय पैटर्न के साथ संरेखित करने के लिए आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सॉरी, मुझसे एक मिस्टेक हुआ है। 2 तिथियों को मनाया जा रहा है। पहली तिथि है 11 मई यानी कि कल, और दूसरी तिथि 12 मई नहीं है, 12 अक्टूबर 2024 है। मतलब एक तो आपका ये मई में मनाया जाएगा जो इस मौसम के पक्षी आएंगे, और दूसरा क्या है, दूसरा है 12 अक्टूबर यानी कि जो उस अक्टूबर मई मतलब जो ठंड का मौसम आता है उस समय में जो आएंगे, तब 12 अक्टूबर को यह दिन सेलिब्रेट किया जाएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में, जो अभी वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है 24 में, भारत का राजकोषीय घाटा सरकारी अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन करने का अनुमान है। जो कितना है अनुमानित, 17.35 ट्रिलियन रुपए। ओके, से थोड़ा बेहतर है। ओके, तो 23 और 24 की राजकोषीय घाटे के संबंध में आधिकारिक घोषणा 31 मई को होने वाली है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब ये घोषणा होगी। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। आगे आगे कुछ है ही नहीं भाई, पीछे देखते हैं, अब पीछे समझते हैं और आपको बताते हैं कि अब आपको करना क्या है। तो ये आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब आपको इसको लाइक करना है। ओके, इसको शेयर करना है, और क्या करना है, इसको कमेंट करके जाना है छोटा सा। भले आप छोटा सा कमेंट करो, नाइस लिख दो, कुछ भी कर दो, लेकिन आपको करके जाना है। तो भूलिएगा मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ।